नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त अमृत राज और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 2015 में UGC नेट इतिहास के परीक्षा में पेपर थर्ड में यानी हिस्ट्री के पेपर थर्ड में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में एक एक करके उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसका क्या आंसर होगा और किस तरीके से उसको समझा जा सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और उन तमाम छात्रों के साथ, उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इतिहास से UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही वैसे स्टूडेंट जो किसी और विषय के साथ नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारे साथ पेपर 1 के लिए जुड़ना चाहिए। और साथ में यदि कोई सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो वो हमारे साथ GS पेपर के लिए जुड़ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा जो सवाल आपको नहीं आते हैं, जो पॉइंट आपको नहीं लगेंगे उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक अलग कॉपी बना लेना प्रीवियस ईयर का और उसमें जो सवाल आपको नए लगते हैं उसको ज़रूर उसमें सॉल्व करना, उसमें लिख लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स की तरह। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। आप देख लो, आप PDF में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। यदि आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो आप अंग्रेजी में हमारे साथ सवालों को देखते चलना और मैं हिंदी में पढ़ूंगा, मैं हिंदी में उसको सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पेपर 2 यानी कि दिसंबर 2015 में पेपर 2 में पूछे गए सवालों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें लगभग 50 सवाल थे। उस समय में 2-3 पेपर होते थे UGC नेट के और 3 पेपर में एक पेपर तो आपका फर्स्ट पेपर का होता था और दूसरा 2 पेपर होता था आपके सब्जेक्ट से। तो पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड इतिहास का होता था, जिसमें पेपर सेकेंड में 50 सवाल पूछे जाते थे और पेपर थर्ड में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो पेपर 2 के बारे में हम लोगों ने बात किया था इससे पहले वाले वीडियो में। इसमें हम लोग बात करेंगे पेपर थर्ड के बारे में, ठीक है। यानी हमारे पास आज टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। तो आप आराम से वीडियो को देखना, ध्यान से देखना और समझना। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा सवाल है, किस स्थान से यानी किस प्लेस से मानव जीवाश्म के अवशेष सब स्थानीय पूरा पाषाणीय उपकरणों के साथ मिले हैं, ठीक है। कह रहा है कि वैसा कौन सा प्लेस है जहाँ से मानव ह्यूमन फॉसिल्स मिला है अंग्रेजी में बोले तो, और वो पूरा पाषाण उपकरण के, ठीक है। मैंने बताया था स्टोन एज 3 हिस्सों में विभाजित है, ठीक है। पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है और नव पाषाण है। पूरा का मतलब प्राचीन होता है, मध्य का मेसोलिथिक एज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं हिंदी में, और उसके बाद लास्ट का जो पीरियड है उसको बोला जाता है नियोलिथिक एज, ठीक है। तो अभी अब मैं स्टोन एज पढ़ा रहा हूँ जिसमें लगभग 1 से 2 लेक्चर दिया हूँ, जिसमें पहले लेक्चर में ओवरऑल बात किया था स्टोन एज के बारे में। उसके बाद हमने बात किया था ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। तो यदि आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से उन वीडियोस को देख लेना और उससे भी नोट्स बना लेना। आगे आते हैं सवाल पे कि किस स्थान से, यानी कि इसका जो आंसर होगा वह पहला का आंसर D होगा। इसका आंसर हथनौरा होगा। यानी हथनौरा से क्या मिला है? हथनौरा से मिला है मानव जीवाश्म के अवशेष और उसके साथ साथ मिला है पूरा पाषाण काल के उपकरण, टूल्स, ठीक है। आगे आते हैं दूसरे सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन हड़प्पा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? यह दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, या हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही पहली बार परिवहन के लिए पहिए का प्रयोग किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नील नदी घाटी के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था? या हड़प्पा में निर्मित वस्तुएं दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान में पाई गई है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह C होगा, यानी तीसरा नंबर होगा, क्योंकि यह दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। आपको पता होगा कि हम लोग साउथ एशिया में पड़ता है भारत हमारा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पहली बार परिवहन के लिए पहिए का भी प्रयोग किया था, यानी पहिए का साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से मिला था। उसके बाद कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नील नदी घाटी के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, जो कि यह गलत बात है। घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बिल्कुल नहीं था। और हड़प्पा में निर्मित वस्तुएं दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान में पाई गई है, क्योंकि वहाँ से ट्रेड चल रहा था और वो सारा एरिया भी हमारे हिस्से में आता था, यानी कि ये बातें भी सही हैं। तो हमको चुनना था कौन सही नहीं, यानी इसका आंसर जो होगा वो तीसरा
तीसरा नंबर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, कह रहा है कि राजत्व के साथ किनशिप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके साथ कौन से वैदिक यज्ञ थे जिसका सीधा संबंध था? तो एक तो अश्वमेध यज्ञ था ही, ठीक है, जिसमें घोड़े को छोड़ा जाता था और जो राजा भी घोड़ा को पकड़ता था उसके साथ उस राजा का लड़ाई होता था, जो राजा घोड़ा छोड़ता था। ठीक है, तो जो घोड़ा पकड़ता था और जो घोड़ा छोड़ता था उन दोनों के बीच में लड़ाई होता था। और मान लो कि कोई घोड़ा नहीं पकड़ा, तो जहाँ तक घोड़ा मूव कर सकता है वो सारा का सारा एरिया उसके हिस्से में आ जाता था जिसने घोड़ा छोड़ा था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ तीनों के तीनों राजत्व से रिलेटेड हैं। और चौथा सवाल है, महाभारत के युद्ध के लिए 3101 यानी 3101 BC ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में किया गया है? तो यह बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर है बड़बा अभिलेख, जो 238 AD का है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये इतना इजी सवाल है, मेरे ख्याल से यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि यह सबसे ज़्यादा जो उन्होंने उपदेश दिया है वह दिया है कहाँ? श्रावस्ती में। ठीक है, माफ़ करना, श्रावस्ती में दिया है। और श्रावस्ती कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वैशाली कहाँ है? बिहार में। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल है 6ठा नंबर, और स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन में देखो कौन कौन है। ऑप्शन में चंदना है, खेमा है, सुजाता है, त्रिशला है। तो सुजाता वो महिला, वो लड़की है दोस्तों जो महात्मा बुद्ध को खीर खिलाती है बोधगया में बनाकर, तब जाकर महात्मा बुद्ध को उस समय पहली बार उपवास तोड़ते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इनका संबंध तो महात्मा बुद्ध से तो सुजाता बिल्कुल नहीं होंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा चंदना। ठीक है, यानी इसका आंसर ए होगा। और आगे आते हैं, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? एक बात आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध जो थे वह क्षत्रिय थे वर्ण व्यवस्था में। ठीक है, तो उनके क्षत्रिय होने की वजह से कई सारे जो क्षत्रिय राजा थे वह कहते थे कि बुद्ध के मरने के बाद उनके अस्थि अवशेष, यानी उनके अस्थि अवशेष को टोटल 8 हिस्सों में बांटा गया था और उन 8 हिस्सों पर पूरे भारत में 8 जगहों पे स्तूप बनाया गया। ठीक है, स्तूप बनाया गया। और इसीलिए कई सारे राजा थे जो महात्मा बुद्ध के क्षत्रिय होने की वजह से उन्होंने कहा कि उनसे हमारा संबंध है और उसमें अस्थि अवशेष में मुझे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो उसमें सबसे जो पहले उन्होंने बोला था, सबसे ज़्यादा जो दावा किया था उसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, यह हर्यक वंश का शासक है जो कि बिंबिसार का बेटा रहता है। और बिंबिसार कौन है दोस्तों? बिंबिसार हर्यक वंश का फाउंडर था। ठीक है, जो कि राजगीर में लोकेटेड था, यानी बिहार के मगध वाले हिस्से में। आगे आते हैं 8वें नंबर सवाल पे, और 8वां नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित विदेशी लेखकों पर विचार कीजिए। कौन कौन? अच्छा, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। ठीक है, मैं जब पढ़ा रहा था, अभी तो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, जब मैं फॉरेन अकाउंट्स पढ़ा रहा था उसमें मैं इन सारे लोगों का नाम बताया था कि यह सारे लोग भारत में चल करके आए थे, कोई भ्रमण करने के लिए तो कोई अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चल करके आ रहे हैं उनका नाम है उनका नाम है टीसियस। ठीक है, उनका क्या नाम है? टीसियस। मैंने बताया था कि टीसियस किसके दौर के हैं? हेरोडोटस के दौर के हैं, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले टीसियस आए थे, उसके बाद मेगास्थनीज आए थे मौर्यन डायनेस्टी में, उसके बाद प्लिनी आए थे जिन्होंने किताब लिखी है नेचुरल हिस्टोरी का, याद रखना किताब का नाम। ठीक है, मिलान करने के लिए हो सकता है पूछ दिया जाए। और टॉलमी आते हैं उसके बाद लास्ट में, और टॉलमी जो होते हैं वो ज्योग्राफर होते हैं, भूगोल वेत्ता होते हैं। आगे आते हैं अगले सवाल पे, 9वां है, और निम्न में से किस संगम लेखक ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा मामूल नार। ठीक है, मामूल नार। ये बहुत फैक्चुअल होता है, एंशिएंट इंडिया से सवाल ज़्यादातर फैक्चुअल पूछे जाते हैं, तो फैक्चुअल में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है, तो आप ज़्यादा बोर मत फील करना, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़। उसके बाद आगे आते हैं 10वें नंबर पे, और 10वां जो सवाल हमारा वह है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? ठीक है,
अब सिक्के के प्रचलन के लिए आप देखोगे कि मौर्यन डायनेस्टी में अलग अलग ऑफिसर बनाए जाते हैं। तो कुछ एक ऑफिसर थे जिनको सिक्के की जिम्मेदारी दी गई थी और उस ऑफिसर का नाम था लक्षणा अध्यक्ष, जो सिक्कों की जांच करता था, जो सिक्कों को प्रचलित करता था, जो सिक्कों को इधर से उधर व्यापार में प्रयोग करता था, उसका इस्तेमाल करता था। ठीक है, तो सिक्कों से जो रिलेटेड ऑफिसर था उसका नाम था लक्षणा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं 11वें नंबर पे और आज का 11वां नंबर हमारा सवाल है, अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो द्वितीय लघु शिलालेख, द्वादश का मतलब है 12, सप्तम स्तंभलेख या प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख होगा। अब कलिंग अभिलेख आपको पता होगा कि अशोक ने पूरे जीवन में एक ही लड़ाई लड़ी थी, कलिंग का लड़ाई 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 BC में लड़ी थी और उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल लेती है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाते हैं और वहाँ से वो बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। उसके बाद वह जीवन में पूरे तरीके से अहिंसात्मक रवैया अपना लेते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में अपने बाल बच्चों के द्वारा, अपने सेनापतियों के द्वारा और यहाँ तक कि उसके लिए अधिकारी भी नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो उन तमाम चीज़ों को बाद में वो क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं। आगे आते हैं 12वें नंबर पे और 12वां नंबर सवाल है हमारा, स्नान जो है जिसको आप अंग्रेजी में वॉथिंग कहते हो, नहाना जिसको बोलोगे, किस प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है? चूड़ाकर्म, केशांत, मौजमी बंधन, ठीक है, या फिर समावर्तन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वह समावर्तन होगा, क्योंकि चूड़ाकर्म जो है आपके चूड़ा से जब बचपन में लड़का जन्म लेता है, जब छोटे से, उसके बाद उसका बाल नहीं कटता है। ठीक है, बाल बढ़ते रहने दिया जाता है और जब बहुत बाल बड़ा हो जाता है तो एक निश्चित समय के बाद उसके बाल को कटाई की जाती है, जिसको केशांत कहते हैं। ठीक है, और इस समावर्तन जो है वह है स्नान से जब नहाने का जो संस्कार है उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, समावर्तन। उसके बाद आते हैं संगमकालीन लेखक प्राचीन भारतीय बंदरगाह कावेरी पत्तनम को किस नाम से जानते थे? कोंडुंगलुर, ठीक है, या नीलकिंडिका, या फिर पोदुके, या फिर पुहार। ठीक है, तो संगम डायनेस्टी से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, अभी मैं इसे पढ़ाया नहीं हूँ। इसका आंसर जो है वह पुहार। ठीक है, तो ध्यान रखना, चैप्टर को तो आपको पढ़ते रहना, लेकिन उसके साथ साथ जब आप सवाल को बनाओगे तो आपको बहुत आइडिया मिलते हैं कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसीलिए आप पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर को पेपर को ज़रूर देखो। उसके बाद जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तब आपका दिमाग अपने आप काम करने लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से, कहाँ से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, क्या प्रोडक्टिव होगा आपके लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का रोल बहुत होता है, प्रीवियस ईयर हर किसी को देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अगले 14 सवाल नंबर 14। ठीक है, 14 क्या कहता है, इसमें आपको सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन कौन? कूरल कहाँ से है, तिरुमुरे कहाँ से है, शिल्पकादिकरम कहाँ से, मणि मैकले कहाँ से है। ये 2 सवाल हमेशा पूछा जाता है, शिल्पकादिकरम वाला और एक मणि मैकले से। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसका जो आंसर होगा वो होगा कूरल, जो होगा तिरुवल्लुवर होगा। ठीक है, कूरल के रहने वाले थे, तिरुवल्लुवर एक सेंट थे। ठीक है, एक संत थे दक्षिण भारत के। उसके बाद आप देखोगे बी का चौथा होगा, यानी तिरुमुरे जो हैं उनका वो होंगे नंबी आंडार नंबी से। ठीक है, इनका संबंध है। उसके बाद शिल्पकादिकरम का संबंध है, वह है आप देख लो सी का पहला, यानी कि इलंगो अडिगल। और मणि मैकले का संबंध है सतनार से। ठीक है, मणि मैकले का संबंध है सतनार से। तो मेरे ख्याल से आपको यह क्लियर हो गया। इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 15 है, एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई है क्या? शैव मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ, ठीक है, या फिर वैष्णव मूर्तियाँ, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, एलिफेंटा के गुफाओं में शैव मूर्तियों को बनाया गया है, एकदम इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं, निम्न में से किस नरेश का जन्म उसके पिता के अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था? तो उस राजा का नाम है राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम।
ठीक है, याद रखना। इसके पिता जब अभियान पे थे उसी समय इसकी माँ प्रेग्नेंट थी और उनका जन्म हो गया था एक सैनिक छावनी में ही। ठीक है, आगे चल कर के अमोघ वंश एक प्रतापी शासक बनते हैं। जब हम लोग राष्ट्रकूट वंश का इतिहास पढ़ेंगे तब इसमें हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में। ठीक है, आगे आते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल है, किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था? तो मिहिर भोज के शासनकाल में भारत कौन आया था? सुलेमान आया था। मैंने आपको बताया था कि अरब यात्रियों के आने की शुरुआत होती है उसमें सुलेमान पहला यात्री है। ठीक है, सुलेमान आएगा, अलमशूदी आएगा, ठीक है, उसके बाद अलबरूनी आएगा, फिर इब्न बतूता आएगा। ठीक है, इस तरीके से मान लो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है ना। आगे आते हैं 18वें नंबर पे। और 18वां नंबर सवाल है, कलचुरी नरेश यानी कलचुरी वंश के राजा गांगे देव की मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह क्या है? ठीक है, बैल की आकृति है, हाथी की आकृति है, लक्ष्मी की है या फिर विष्णु की है? ठीक है, तो इस पे जो आकृति है वह है लक्ष्मी की। उसके बाद 19 नंबर सवाल पे आते हैं। और आज का 19 नंबर सवाल है, चालुक्य कालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? बादामी, कांचीपुरम, मान्यखेट या पतदकल? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ए यानी कि बादामी। ठीक है, बादामी में लोकेटेड है। बादामी के चालुक्य थे। ठीक है, कांचीपुरम के चालुक्य नहीं थे, मान्यखेट के राष्ट्रकूट थे। ठीक है, पतदकल के चालुक्य नहीं थे। निम्न खगोल शास्त्रियों को कालानुक्रम में, मैंने बोला था ना इतिहास में क्रोनोलॉजी और फैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे फिर एक सवाल पूछा है, पहले कौन आए? ठीक है, भास्कराचार्य, भोज, ब्रह्मगुप्त या फिर बराह मिहिर? तो इसका जो आंसर होगा, पहले आए हैं बराह मिहिर। ठीक है, उसके बाद आए हैं ब्रह्मगुप्त। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर पे हैं, 2 नंबर पे हैं भोज, तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे भास्कराचार्य हैं। यानी सबसे लास्ट में कौन आए हैं? भास्कराचार्य। उसके बाद आते हैं 21 नंबर सवाल पे, नाटककार भवभूति को निम्न में से किन रचनाओं को लिखने का श्रेय दिया जाता है? महावीर चरित को, मालती माधव को, रामचरितमानस को, उत्तर रामचरित को, यानी कि रामचरित के बाद जो लिखा गया उसको। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बी और डी। क्या होगा? ए, बी और डी, यानी कि महावीर चरित भी, ठीक है, उसके बाद मालती माधव भी, उसके बाद उत्तर रामचरित भी। यह 3 किताबें लिखी है किसने? भवभूति ने। यानी इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ए, बी और डी। सवाल नंबर 22 पे आते हैं, नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्राएं, ठीक है, उसको करण भी कहा जाता है, निम्न में से किस मंदिर में प्रदर्शित है? चिदम्बरम मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर या फिर तंजावुर का कैलाशनाथ मंदिर, उसके बाद नर्तमलाई मंदिर। ठीक है, इसमें क्या होगा आंसर? तो इसका होगा बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, उसमें लोकेटेड है। ठीक है, आगे आते हैं सवाल नंबर 23 पे। एक तरफ देखो दार्शनिक संप्रदाय दिया है, उसके साथ दूसरी तरफ संस्थापक दिया है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कौन से सही नहीं है। तो न्याय मीमांसा के कौन है फाउंडर? उसके बाद पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और उसके बाद वैशेषिक मीमांसा। यानी 4 तरह के मीमांसा हैं, 4 तरह के दर्शन की बात की गई है। ध्यान रखना इन सारे चीज़ों को अब यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी इंक्लूड किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वह गलत कौन है? तो न्याय मीमांसा के गौतम है, ये बिल्कुल सही है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, यह ऋषि का नाम है, ध्यान रखना, तो जैमिनी यह भी सही है। और उत्तर मीमांसा के वाद नारायण नहीं है, ठीक है, यह बिल्कुल गलत है। उसके बाद वैशेषिक के कणाद हैं, तो तीनों का नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। मंदिर की पांड्य शैली का चरमोत्कर्ष निम्न के मंदिर संकुल में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कांची, श्रीरंगम, तंजावुर या बेलोर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह श्रीरंगम होगा। ठीक है, श्रीरंगम। आगे आते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। अब आपको बताना है, तो कथन ए में क्या है? यानी कथन कारण से हमेशा 5 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होता है। कथन कहता है कि वीर शैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था और कारण है इसका, इसके संस्थापक बसवेश्वर स्वयं ब्राह्मणेतर वर्ण के थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा
वो होगा ए, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वीरशैव संप्रदाय जो है जाति प्रथा और ब्राह्मण पुरातन तंत्र के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्योंकि आप देखोगे कि भक्ति आंदोलन के समय की यह बातें हो रही है, उस दौर में जितने भी जो नए नए सेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए पंथ आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही थी, जो ब्राह्मण पुरातन पंथ चल रहा था, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, और जाति प्रथा का और इन तमाम चीज़ों का, वर्ण व्यवस्था का वो लोग विरोध करते हैं। यानी स्टेटमेंट ये जो है यानी वो सही है, कारण इसका बिल्कुल गलत है। यानी इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। 26 नंबर सवाल पे आते हैं और इसमें आपको मिलाना है, मिलान करना है। एक तरफ दिया है लेखक का नाम, दूसरी तरफ स्रोत दिया है। पहला वाचस्पति है, रघुनंदन है, कमलाकर भट्ट हैं, मित्र मिश्र हैं और निर्णय सिंधु हैं, वीर मित्रोदय हैं, विवाद चिंतामणि हैं, स्मृति तत्व हैं। आपको मिलान करना है कि कौन किससे किसका लिखा हुआ है, कौन किस स्रोत के लेखक हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए का तीसरा होगा वाचस्पति का विवाद चिंतामणि। आप देख लेना ए का तीसरा किस में है। ऐसे सवालों में यदि आपको एक का भी आंसर आता है तो आप निश्चित तौर पे इसे सॉल्व कर लोगे, किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए जब देख लो कि ऑप्शन नंबर डी है, बी का क्या होगा, चौथा होगा, यानी रघुनंदन का क्या होगा, स्मृति तत्व, और कमलाकर भट्ट का प्रथम होगा निर्णय सिंधु, और मित्र मिश्र का होगा वीर मित्रोदय। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल नंबर है हमारा 27 में देखो आप, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। स्टेटमेंट को पढ़ना, मध्यकालीन भारत से बहुत स्टेटमेंट पे सवाल पूछे जाते हैं ना। तो कह रहा है स्टेटमेंट की खिज्र खां और मलका ए जहां है ना, उसकी पत्नी दावतें उड़ाने और रंगलेलियाँ मनाने, है ना। खिज्र खां कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है। ठीक है, दावतें उड़ाने और रंगरेलियाँ मनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। करा यह कथन किस सुल्तान के बारे में है और इसका स्रोत का नाम क्या है। तो इसका जो ये मैंने बताया कि खिज्र खां कौन है, खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है। यानी किस सुल्तान के बारे में बात हो रहा है, तो निश्चित तौर पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हो रहा है। और इसका आंसर होगा जो बी होगा दोस्तों। बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं था, आपको एकदम कॉमन सेंस लगाओगे तो इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना, आपको मिलाना है कि कौन सही नहीं है। फ़क्र ए मुदब्बिर, आदाबुल हर्ब व शुजात, मोहम्मद कबीर अफसाना ए शाहान, जियाउद्दीन बरनी फतवा ए जहांदारी, एंड सदीदुद्दीन मोहम्मद औफ़ी ख़ज़ाइन उल फुतूह। तो मेरे ख्याल से जो इसका आंसर होना चाहिए वो ख़ज़ाइन फुतूह के जो राइटर हैं सदीदुद्दीन मोहम्मद औफ़ी नहीं है। ठीक है, यानी जी अब बाकी तीन बचे, यह मेडिएवल इंडिया के सोर्सेज हैं, तो इसको आप याद कर लेना, इसको आप नोट डाउन कर लेना। सवाल आपसे इससे पूछा जाएगा। आपसे सवाल ऐसे पूछ दिया जाता है फतवा जहांदारी किसका लिखा हुआ है या इसके लेखक कौन है, इस तरीके से, तो उनका क्या नाम है, जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि यह शरारती लोग, 29 नंबर सवाल स्टेटमेंट है, पढ़ना मज़ा आएगा ऐसे सवालों में। ये शरारती लोग अपने ख़जाने से कभी पैसे नहीं खर्च करते। वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, यह स्टेटमेंट है फरीद ने कहा था। ठीक है, फरीद किसका नाम है, फरीद यही आगे चल करके शेर शाह बनता है। ठीक है, सूर वंश का फाउंडर बनता है, जो किसको हराएगा, हुमायूं को हराकर इंडिया से बाहर भेज देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आपसे सवाल आ जाता है कि शेर शाह के बचपन का क्या नाम था, फरीद नाम था, तो ये फरीद का ही कथन था, यानी शेर शाह का कथन था। आगे आते हैं और इसमें सही कूट का चयन करना है। ठीक है, मतलब 3 गलत है, 1 सही होगा, तो आप बताना है आप इसमें से अमीर हाजीब। ठीक है, आपको बताना है अमीर हाजीब क्या कौन होता था, मीर ए अर्ज कौन होता था, मुशरिफ कौन होता था और वरीद कौन होता था। तो आपको पता होगा, वरीद के बारे में याद रखो, वरीद गुप्तचर होते थे, गुप्तचर अधिकारी को वरीद बोला जाता था। यानी डी का दूसरा देख लो, आपको कहीं पे मिल जाता है तो आप उसको आंख बंद करके टिक कर लो। डी का दूसरा किस में है, डी का दूसरा सी नंबर में है। यानी ए का क्या होगा, ए का थर्ड होगा। अमीर हाजिब जो होता था वो मैनेजमेंट का काम करता था दरबार में,
यानी एक तरीके का वो मैनेजर था। और मीर ए अर्ज का काम था चौथा नंबर, यानी केंद्र में सेना का प्रमुख होता था। तो मीर ए अर्ज जो है इसका जो मेन आदमी होता था, इसका जो मेन सेनापति होता था, हेड होता था, उसको बोला जाता था आरिज़े ममालिक, है ना, जो सैन्य प्रधान होता था। उसके बाद मुशरिफ एक तरीके का लेखाकार होता था, ठीक है, जो गुप्त काल में कायस्थ जाति उत्पन्न होती है, कायस्थ वर्ण उत्पन्न होता है, जिसका काम लेखा जोखा करना होता है, जो लिखने पढ़ने का काम किया करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे काम मुशरिफों का था। मुशरिफ का अर्थ मुंशी से है, क्लर्क से है। आगे आते हैं 31 नंबर सवाल पे। यह भी एक स्टेटमेंट है ना, यह किसी एक हिस्टोरियन का स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि किसने कहा था। कह रहा विजयनगर राज्य के इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे। और शहर के भीतर एक तुरुष्क आवास, एक मस्जिद, एक मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन जो है दोस्तों वह है बर्टनस्टाइन का, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मेडिएवल इंडिया पे। इसमें जितने भी लोगों का नाम शामिल है वो सारे के सारे मेडिएवल इंडिया के हिस्टोरियन हैं। और के नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत के इतिहास पे बहुत ही शानदार काम किया है। तो दक्षिण भारत का इतिहास आपको पढ़ना हो तो नीलकंठ शास्त्री का किताब पढ़ना। इस सवाल का जो आंसर होगा वो बर्टनस्टाइन होगा, ठीक है, बर्टनस्टाइन होगा। आगे आते हैं और अगला सवाल है हमारा कथन और कारण से। कथन क्या है? किलों के निर्माण और जनजातियों को दंड देकर, ठीक है, जनजातियों को दंड देकर दंडित कर तैमूर को यह सुनिश्चित करना था कि अफ़गान सीमाओं से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे। तर्क क्या कहता है? तर्क यह है कि तैमूर के क्रूर तथा आक्रामक तरीकों से किए गए पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण, है ना, पुर्नियान तथा कलातियान नामक दो अफ़गान जनजातियों के विनाश और नरसंहार के उन मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए। दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगले सवाल पे आते हैं। इसमें चेक करना है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, चैतन्य के अनुसार पूजा में प्रेम और भक्ति तथा गीत और नृत्य सम्मिलित हैं, जो हर्ष उन्माद की अवस्था प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान यानी हरि की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, वह कहता है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का हकायक ये हिंदी वैष्णव संतों के भक्ति गीतों पर सूफियों पर प्रभाव दर्शाता है। उसके बाद कर्नाटक की महादेवी अक्का, कश्मीर की ललेश्वरी और राजस्थान की मीराबाई संभवतः यह प्रदर्शित करती हैं कि भगवान को प्रेम करने की उनके भीतर अंतर्निहित आकांक्षा का दुनियावी शादी से मेल बिठाना संभव नहीं था। और कश्मीर के शेख नूरुद्दीन ऋषि ने स्थानीय परिवर्तनों को अस्वीकार कर एक शुद्धतावादी आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वह डी होगा, चौथा नंबर, यानी कश्मीर के शेख नूरुद्दीन ऋषि ने स्थानीय परिवर्तनों को अस्वीकार करके एक शुद्धतावादी आंदोलन की शुरुआत बिल्कुल नहीं की थी। यह स्टेटमेंट पूर्ण तरीके से गलत है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 34 है हमारा। 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतहनामा का पूरा उद्धरण यानी उसको विवरण दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मुनशात ए नमकीन, यानी ऑप्शन नंबर डी आप देख लो, मुनशात ए नमकीन इसका आंसर है। उसी में अकबर के चित्तौड़ अभियान के बारे में बताया गया है। आगे आते हैं सवाल नंबर कितने पे? हम लोग 34 बात कर रहे थे, सवाल नंबर 35 पे आते हैं। 35 में भी आपको मिलाना है, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस तरीके के सवाल में कई सवाल होते हैं, 4 सवालों को एक साथ पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला है निजाम शाही राज्य, दूसरा है कुतुब शाही राज्य, तीसरा है आदिल शाही राज्य, चौथा है मराठा राज्य। इन्होंने डेट दिया है 17वीं शताब्दी के मध्य 1489 से 1686, 1489 से 1636 और 1512 से लेकर 1687 के बीच, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा?
आप ध्यान देना कि निजामशाही राज्य जो है वह 1489 से लेकर 1636 के बीच है। ठीक है, यानी निजामशाही कब है? 1489 से 1636 के बीच। ए का तीसरा आप देख लेना, ए का तीसरा है तो हाँ, इसका आंसर जो होगा वह बी होगा। ठीक है, उसके बाद बी का चौथा होगा, यानी कुतुब शाही राज्य जो है 1512 से लेकर 1687 के बीच है। आदिल शाही राज्य जो है वह 1489 से लेकर 1686 के बीच है। उसके बाद मराठा राज्य 17वीं शताब्दी के मध्य में इसके बारे में इंगित किया गया है। आगे आते हैं सवाल नंबर 36 पे, यानी 36 नंबर सवाल पे, और वह है मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो क्या कहलाता था? काजी उल कुज़ात, काजी अश्कर, या शद्र उस सुदूर, या वकील ए सरई। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काजी अश्कर। ठीक है, काजी अश्कर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ग्राम्य समुदाय के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य यानी कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए, वर्नियर के अनुसार भारतीय किसान स्त्रीकृत नहीं थे। ग्राम्य समुदाय आंतरिक विरोधाभास और अंतः शोषण से भरा हुआ था। उच्च वर्गीय किसान उत्तर भारत में खुद काश्त, राजस्थान में घरूला और महाराष्ट्र में मिरासदार के नाम से जाने जाते थे। और ऑप्शन डी में है, निम्न वर्गीय जनसंख्या फसल के समय खेतों में काम करने के लिए सुरक्षित थी, उनसे बेगार भी करवाई जाती थी। इसमें जो सही नहीं है वह स्टेटमेंट है पहला, वर्नियर के अनुसार भारतीय किसान स्त्रीकृत नहीं थे। या बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बाकी सबके सब सही हैं, क्योंकि भारतीय किसान स्त्रीकृत थे जमींदार के रूप में, छोटे जमींदार के रूप में। ठीक है, उसके बाद किसान होते थे, और किसान में भी बड़े किसान, छोटे किसान होते थे। आगे आते हैं स्टेटमेंट और रीज़न पे। ये जो सवाल पूछा जाता है हमेशा, वो आप ध्यान रखना कि इस तरीके का सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, इसलिए आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे इसे सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए माफ़ करना, कथन कहता है कि 1574 में अमीरों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को मनसब आवंटित कर उन्हें एकल सेवा तंत्र में बदल दिया। यह मनसब किसी अधिकारी के पद, वेतन और सैन्य दल के आकार को इंगित करता था। तर्क कहता है व्यवहारिक स्तर पर बहुत कुछ छोटे या धर्म अधिकारियों को छोड़कर सरकार के सभी शेष अधिकारी मनसबदार थे, और किसी अधिकारी की पदोन्नति तथा पदावनति इस तथ्य से निर्धारित होती थी कि उसके अधीन कितने मनसब बढ़ाए या घटाए गए हैं। तर्क तो बिल्कुल सही है, और ऊपर का 1574 की जो बातें कही गई वह भी बिल्कुल सही है, और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह ए होगा। मनसबदारी व्यवस्था से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट है। 29 नंबर पे आते हैं, पूछता है इसमें कौन सही नहीं है? फतेहपुर सीकरी मेहराबदार और धरणी स्तंभदार शैलियों का कौशलपूर्ण सम्मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद पूछता है आगरा के किले और फतेहपुर सीकरी शहर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर सामग्री प्रमुख था। तो देखो, फतेहपुर सीकरी वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जो आगरा के किले वाली बात इन्होंने भी बिल्कुल सही कही है, और फतेहपुर सीकरी की योजना अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद बनी थी। यह स्टेटमेंट गलत है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद अकबर का अपना स्वयं का मकबरा सिकंदरा में उसके बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया था, एकदम सही है, यानी इसका आंसर जो होगा वो तीसरा नंबर होगा। और 40 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है? शेर शाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा, पुराना किला। ठीक है, तो ये जो है कहता है कि प्रेरणा यानी ईरान से प्रेरणा ली गई है और उसमें भारतीय रूप में काम किया गया है। वो कौन सा मकबरा है? तो वह हुमायूं का मकबरा है, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। आप जब कभी भी दिल्ली आओ तो इसको घूमने ज़रूर जाना, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आगे आते हैं स्टेटमेंट और रीज़न पे सवाल है यह। ठीक है, इसमें क्या है? स्टेटमेंट कहता है झरोखा दर्शन बादशाह के दर्शन से दिन की शुरुआत करना, दैवीय आशीष को हस्तांतरित करने का प्रतीक है। यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उसके बाद कहता है दर्शनीय संप्रदाय इसीलिए इस नाम से जाना जाता था क्योंकि वो बादशाह के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करते थे। यह स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसका अलग लॉजिक है, यह इससे रिलेटेड नहीं। झरोखा दर्शन एक प्रथा था, जितने भी मुग़ल बादशाह होते थे, आप सुबह सुबह वो लोग नहा कर निकलते थे और झरोखा के माध्यम से जो बाहर लोग उनके बैठे रहते थे उन सभी को दर्शन देते थे, देखते थे। जैसे अभी अमिताभ बच्चन अपने बिल्डिंग के ऊपर जाकर हाथ हिलाते हैं, बिल्कुल सेम सिस्टम उस समय भी मुग़ल बादशाह वाले सिस्टम में चल रहा था। यानी इसका जो आंसर होगा बी होगा। ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे के तर्क नहीं है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। और सवाल नंबर 42 पर आते हैं हम लोग।
देखो, यदि आप मुग़ल बादशाहों के बारे में यह सब जानना चाहते हो कि कब सोते थे, कब उठते थे, कब खाते पीते थे, तो हरिशंकर श्रीवास्तव एक राइटर हैं, उन्होंने मुग़ल शासन प्रणाली नाम से किताब लिखी है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो, वरना एग्ज़ाम के पर्पज़ से उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसलिए अभी JRF निकालो, वो सब किताब पर ध्यान मत दीजिए। 42 नंबर सवाल पे आते हैं और कहता है चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मूर्तिकला की तुलना में चित्रकला को लेकर मुसलमानों का रुख अपेक्षाकृत कम सख्त था। ठीक है, यह बिल्कुल बात सही है। और हिंदुस्तान से बाहर के मुसलमानों के बीच विशेषकर निजी भवनों की दीवारों पर चित्रकारी करने की प्रथा पहले से मौजूद थी, यह स्टेटमेंट भी सही है। और मुग़ल बादशाहों ने लघु चित्रों की जिस कला को संरक्षण और बढ़ावा दिया वह असल में आरंभ में ईरानी चित्रकला की एक शाखा थी, जिसमें रेखाओं पर जोर रहता था और ब्योरे की बारीकी पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था और संदर्भ के प्रति सुचिंतित निरपेक्षता होती थी। और ऑप्शन डी है, मशहूर चित्रकार अब्दुस समद और मीर सैयद अली काबुल से अकबर के साथ भारत आए थे। स्टेटमेंट नंबर डी जो है वह पूर्ण रूपेण गलत है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी इसका आंसर जो होगा वह 4 नंबर होगा, चौथा नंबर होगा। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 43 पे। तैमूर के आक्रमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, तैमूर के कुशल कारीगरों ने सिंधु नदी पर एक पीपों का पुल बनाया जिसे 21 सितंबर 1398 को पार किया गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि यह स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना है, स्टेटमेंट सही है, याद रखना इसको। तालमी शहर जो मुल्तान से 35 फरसाख की दूरी पर स्थित था, ठीक है, फरसाख क्या है, दूरी को मापने का एक इकाई था, और वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ने तैमूर का विरोध किया था। यह स्टेटमेंट गलत है। और साल्ट रेंज यानी कोह ए जूडी के मुकदमों और रायों ने तैमूर को अपना इलाका पार करने में मदद की और उसका अनुग्रह प्राप्त किया, यह भी सही है। सैफुद्दीन अली यज़दी ने भारत पर तैमूर के आक्रमण का औचित्य साबित करने के लिए यह तर्क दिया कि दिल्ली की केंद्रीय सत्ता हालांकि मुसलमानों के हाथ में थी लेकिन वह कमज़ोर थी, यह बात भी सही है, यानी इसका जो आंसर होगा वह दूसरा नंबर होगा। ठीक है, आगे आते हैं और अगला हमारा सवाल होगा 44, है ना। 44 नंबर सवाल कहता है, वतन जागीर एक आम शब्दावली है, इसका भू राजस्व किसका हिस्सा था, है ना। यानी कि वतन जागीर जो मिलता था उससे जो भू राजस्व वसूला जाता था वह किसके हिस्से में जाता था, तो उसका जाता था वतन जागीरदारों की आय का भाग। ठीक है, वतन जागीरदार यानी जिसको वतन जागीर दिया जाता था उसी को बोलते थे वतन जागीरदार। ठीक है, और उन्हीं के इनकम का एक हिस्सा जाता था वतन जागीर के राजस्व के रूप में। आगे आते हैं सवाल नंबर 45 पे। और इन्होंने कहा, इरफान हबीब एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, मध्यकालीन भारत के सबसे शानदार हिस्टोरियन है इरफान हबीब। यदि आप इनकी किताब पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना, लगभग 13-14 वॉल्यूम में मध्यकालीन भारत को इन्होंने लिखा है। कह रहा है कि इरफान हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुमान की मुग़ल भारत की जनसंख्या 1600 से 1750 तक 125 मिलियन पर स्थिर रही को यह तर्क देते हुए अस्वीकार कर दिया। ध्यान रखना, इससे पहले वाले वीडियो जब पेपर 2 पढ़ा रहे थे, पेपर 2 का सोल्व कर रहे थे क्वेश्चंस, तो उसमें भी यह सवाल आया था। देखो सवाल देख रहे हो, पेपर 2 और पेपर 3 में भी वो चीज़ें मैच कर गई हैं। तो यह इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसका जो आंसर होगा, कह रहा है कि यह तर्क देते हुए अस्वीकार कर दिया था। कौन सा तर्क दिया था इरफान हबीब ने? किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गया, और यह तर्क बिल्कुल सही है। उसके बाद उसने अकबर के काल के प्रति एकड़ उपज को अतिशयोक्ति रूप में वर्णित किया है, यह भी सही है। और उसने जबती प्रांतों एवं दूसरे इलाकों में फ़र्क नहीं किया, यह भी सही, यानी इसका आंसर जो होगा वह डी होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, यह ध्यान रखना। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, माफ़ करना। किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बदल गया था, इसीलिए यह स्टेटमेंट कर दिया था, जनसंख्या को बढ़ाकर 100 मिलियन से 125 मिलियन बता दिया था। तो बाकी के 3 स्टेटमेंट जो हैं वह गलत हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा 1 होगा, है ना। उसके बाद आते हैं 46 नंबर पे। और 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अकबर के दरबार में जो पहला साहित्यिक कार्य हुआ वह उसके दादा द्वारा रचित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद था।
ठीक है। बाबरनामा का अनुवाद अब्दुर्रहीम खान खाना ने किया था, जो बैरम खां के पुत्र तथा तुर्की भाषा के कवि थे। और हिंदवी को सुल्तानों 1540 से 55 द्वारा अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया। बताया गया कि यह प्रथा लोदी सुल्तानों ने शुरू की थी। बाबर कहता है कि ज़्यादातर अफगान फारसी नहीं बोल पाते थे। और ऑप्शन नंबर डी है, यानी चौथा नंबर है, अकबर के दरबार में शेख याकूब सरफी फारसी के उन महान विद्वानों में से एक था जो ईरान से भारत में आकर बस गया था। तो इसमें जो बताना है आपको कौन सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। अकबर के दरबार में शेख याकूब सरफी फारसी के उन महान विद्वानों में से एक था जो ईरान से आकर भारत में बस गया था। स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। उसके बाद आगे आते हैं 47 में मैच करना है आपको। बताना है कि 18वीं सदी, ठीक है, 18वीं सदी प्रादेशिक इतिहासों की प्रस्तुति में अत्यंत समृद्ध रहा है। निम्नलिखित फारसी किताबों का मिलान उस क्षेत्र से करें जिस पर वह किताब केंद्रित है। तो एक तरफ फारसी किताब का नाम है, दूसरी तरफ क्षेत्र का नाम है। बताना आपको यह कि कौन सी फारसी किताब किस क्षेत्र पे लिखी गई थी, किस क्षेत्र को केंद्र में उसको लिखा गया था। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा, एक एक करके हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ध्यान से आप इसको देखना, ठीक है। अब देखो पहला जो किताब है उसका नाम है खुलासत अल तवारीख। यह बंगाल और उड़ीसा वाले हिस्से पर लिखा गया था। उसके बाद दूसरा जो किताब है उस किताब का नाम मिरात उल हकीकत, जो कि गुजरात, दिल्ली और आगरा पे लिखा गया था। रियासत अल सलातिन जो लिखा गया था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए लिखा गया था। और तुहफात अल किराम लिखा गया था सिंध के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले नंबर सवाल पे, और अगला सवाल है हमारा, गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले एक हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था और 1582 ईस्वी में वापस लौटने से पूर्व वहां 2.5 वर्षों तक रही। निम्नलिखित में से कौन सी शाही महिला इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी। ऑप्शन ए हमीदा बानो बेगम, गुलनार आगा, ठीक है। उसके बाद सलीमा सुल्तान बेगम और उम कुलसुम खानम। इसका जो आंसर होगा वो हमीदा बानो बेगम होगा, ठीक है, हमीदा बानो बेगम। उसके बाद आगे आते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, कुछ स्टेटमेंट है आपको बताना है। रामानंद ने अपनी पुस्तक आनंद भाष्य में शूद्रों को वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। इसका जो इसमें आपको यह बताना कि सही कौन कौन है स्टेटमेंट, ठीक है। तो सवाल एक बार मतलब ढंग से पढ़ लेना, उसके बाद सोल्व करने के लिए आप आगे बढ़ना। तो रामानंद ने अपनी पुस्तक आनंद भाष्य में शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी भगवत गीता की मराठी में की गई व्याख्या टीका है, यह भी सही है। और चैतन्य के शिष्य चंडीदास ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में बताया कि चैतन्य किस तरह से निम्न जाति के लोगों से मिलते जुलते थे, यह स्टेटमेंट ही गलत है दोस्तों। उसके बाद 17वीं यानी यह स्टेटमेंट गलत है, सी गलत है। और 17वीं सदी के एक सूफ़ी ग्रंथ मिरात उल असरार में कबीर को एक फिरदौसी सूफ़ी बताया गया है, भी सही है। ए बी डी जिसमें है आप टिक कर लो आंसर, इसका आंसर तीसरा होगा। अब ये कथन कारण पे सवाल है अगला 50 नंबर। कथन है मध्यकालीन भारत में यहाँ के उत्पादकों द्वारा तकनीकों के विकास और मशीनीकरण की उपेक्षा के अनेक कारण थे, और तर्क है किसी भी सुधार में जोखिम था और उसके लिए पूंजी की ज़रूरत भी थी। हिंदुस्तानी कारीगरों का मुनाफा इतना मामूली था कि वह किसी कोशिश में हाथ नहीं डालना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तकनीकी सुधार का दायरा वहीं तक सीमित रहता जो राज्य या कुछ धनी व्यापारियों द्वारा शुरू किया जाता। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि इसमें स्टेटमेंट भी सही है और इसका रीज़न भी सही है, और यह दोनों को व्याख्या भी कर रहा है एक दूसरे को। तो आप ध्यान रखना, ये ऐसे तरीके के सवालों पे विशेष फोकस करना। किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की और उसके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की, ठीक है। तो बैप्टिस्ट मिशनरी जो थे अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के, ईसाई धर्म के, वह राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के एकेश्वरवादी सिद्धांत यानी एक ही ईश्वर है दुनिया में, उस वैसे सिद्धांत में बिलीव करते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। तो उसी के लिए उन्होंने काम किया था बैप्टिस्ट मिशनरी के साथ मिल करके, ठीक है। तो और उसमें बैप्टिस्ट मिशनरी के व्यक्ति कौन थे मूल तौर पर? क्या जॉन विल्सन थे, विलियम विल्बरफोर्स थे, या विलियम एडम्स थे, चार्ल्स ग्रांट थे? तो निश्चित तौर पर ये लोग नहीं थे, विलियम एडम्स ही थे, ठीक है, विलियम एडम्स थे। उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 52 पे।
और 52 नंबर हमारा सवाल है, वह साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। मिल अपने समय का एक प्रमुख उपयोगितावादी था, ठीक है, उपयोगितावादी था। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय वह यात्रियों की जानकारियों पर अधिक निर्भर था, मोस्टली डिपेंडेंट था, ठीक है, यात्री जो आते थे ब्रिटेन से चल करके उन्हीं सब के अकाउंट्स पे। उसके बाद ये बात भी सही है एकदम, ये दोनों जो बातें हमने ऊपर में कही है यह बात भी सही है। कौन सी बातें? मिल अपने समय का उपयोगितावादी था और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिख रहा था तो यात्रियों की जानकारी पर ही निर्भर था। उसने माना कि भारतीय संस्कृति गतिहीन थी और इसका रूपांतरण पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत था, ठीक है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और उसने प्राचीन भारतीय संस्कृति पे विलियम जोन्स और अन्य प्राचीविद के द्वारा लिखे गए द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार किया। यह गलत है, यह बिल्कुल गलत है, यह 1% भी सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर जो होगा और डी होगा। और 53 नंबर सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों एवं सुधारकों में कौन रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन देखते हैं, शाह वली उल्लाह, उसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह, जमालुद्दीन अल अफ़गानी, विकार उल मुल्क। इसका जो आंसर है वह डी है, विकार उल मुल्क। बाकी जितने भी जो लोग थे वह रूढ़िवादिता का समर्थन करते थे, यह समर्थन नहीं करता था। आगे आते हैं सवाल नंबर 54 पे। और 54 नंबर हमारा सवाल करा, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। ठीक है, तो इसमें जो नाम है ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज यूले, विलियम बेडरबन, हेनरी कॉटन। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए.ओ. ह्यूम, जिसने कांग्रेस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस का फाउंडर भी इसे कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, यानी 1885 में जिसने कांग्रेस बनाया, रिटायर्ड IAS ऑफिसर था, ब्रिटिशर्स आयरलैंड का रहने वाला था, नहीं सॉरी माफ़ करना, स्कॉटलैंड का रहने वाला था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, यह सवाल भी आपसे पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान रखना। तो वह जीवन में यानी कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था, यानी 54 का जो आंसर होगा वह पहला होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से उस संगठन की पहचान कीजिए जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित किया जिनमें महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो देव समाज, मद्रास हिंदू एसोसिएशन या पूना सेवा सदन या फिर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसका जो आंसर होगा वो देव समाज होगा। ठीक है, इसमें महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित किया गया था लेकिन महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे आते हैं, सवाल नंबर 56 हमारा है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी। बदरुद्दीन तयबजी, रहीमतुल्लाह सैयद मोहम्मद सयानी, उसके बाद सर सैयद अहमद खान, उसके बाद सर मोहम्मद इकबाल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ही मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी जिसका नाम था तहजीबुल अखलाक। ठीक है, आगे आते हैं 57 नंबर सवाल, यानी इसका आंसर तीसरा होगा। 57 नंबर सवाल है हमारा, 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए थे। SP सिन्हा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, KG गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी, सर गंगा सिंह एवं आगा खां, CP रामास्वामी अय्यर एवं अली इमाम, है ना, अली इमाम का भी नाम यहाँ पे नोट किया गया है। तो आप ध्यान रखना कि 1909 में जो इंडिया काउंसिल बनाया गया इंग्लैंड में, उसमें 2 सदस्य थे भारत से और वह थे KG गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, एक हिंदू को रखा गया था, एक मुसलमान को रखा गया था। उसके बाद आते हैं 58 नंबर सवाल पे। और 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से यानी निम्नलिखित पेयर में से दी गई रियासतों में किन्होंने अपने राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एजुकेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से सवाल है। इसका जो आंसर होगा वो होगा मैसूर एवं हैदराबाद में। ठीक है, मैसूर एवं हैदराबाद के जो लोग थे, जो वहाँ के शासक थे, वहाँ के जो देसी रियासत के राजा थे, उन्होंने पहली बार अपने प्रांतों में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापना करवाई थी। आगे आते हैं सवाल नंबर 59 पे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था।
माइकल मधुसूदन दत्त या माइकल मधुसूदन दत्त, उसके बाद राजा रवि वर्मा, उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर, उसके बाद नंदलाल बोस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त यह राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था, बाकी सब राष्ट्रवादी चित्रकार थे। 60 नंबर सवाल है हमारा, बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया था। यह सवाल न जाने कितनी बार पूछा गया। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना है तो सवाल इतनी बार पूछा गया, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख लो, यह सवाल आपको मिल जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, विधान परिषद में स्वराज्यवादियों के प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है यह बताना है आपको। तो देख लो, पहला है भारतीय समाज के क्रमिक बदलाव के लिए इसका उपयोग किया। दूसरा है भारतीयों के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसका उपयोग किया। तीसरा है औपनिवेशिक राज्य को समाप्त करने के लिए संघर्ष के तौर पर इसका उपयुक्त मंच के रूप में उपयोग किया। और औपनिवेशिक राज्य के साथ सहयोग के लिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी औपनिवेशिक राज्य को समाप्त करने के लिए संघर्ष के तौर पर इसका उपयुक्त मंच के रूप में प्रयोग किया गया था, उपयोग किया गया था। आगे आते हैं सवाल नंबर 62 पे, और 62 नंबर सवाल है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन देखो, पहला है M.R. जयकर, सरदार मंगल सिंह, सर अली इमाम और मोहम्मद शफ़ी। इसका जो आंसर होगा वो होगा मोहम्मद शफ़ी, क्योंकि M.R. जयकर ने भाग लिया था, सर अली इमाम ने भी भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद सरदार मंगल सिंह ने भी इसमें भाग लिया था। आगे आते हैं सवाल नंबर 63 पे, और 63 नंबर सवाल हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किस तिथि को एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा की थी। 17 जुलाई 1917। ऑप्शन बी है 20 अगस्त 1917। ऑप्शन तीसरा है 25 अगस्त 1917 और ऑप्शन डी है चौथा है 29 अगस्त 1917। तो ध्यान रखना कि 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए बात किया था, एक घोषणा की थी, एक प्रोक्लामेशन किया था। आगे आते हैं सवाल नंबर 64 पे, और 64 नंबर सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इरविन गांधी संधि के संबंध में नहीं, यानी गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था उसके बाद ही 1931 में भगत सिंह की फांसी पड़ती है। तो उस समय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है उस दौर में भारत के जो वायसराय हैं उनका नाम है लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक संधि होती है, एक बातें होती हैं। तो बताना है कि कौन सी संधि में कौन सी बातें नहीं हुई थी। ठीक है, तो पहला है हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। यह स्टेटमेंट गलत है, यह संधि में बात नहीं की गई थी। ठीक है, शायद इस संधि की वजह से, यानी यदि इस तरीके की बात की जाती तो इस समय भगत सिंह कैद में थे, भगत सिंह छूट सकते थे। सरकार अभी तक जमा नहीं हुए सभी जुर्मानों की माफ़ी पर सहमत हो गई, यह बात बिल्कुल सही है। और इस्तीफ़ा दे चुके कर्मचारियों के प्रति उदार व्यवहार किया जाए, यह बात भी सही है। और सरकार ने समुद्र तट के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के उपभोग के लिए नमक बनाने के अधिकार को स्वीकृति दी, यह बात भी सही है, यानी इसका आंसर होगा पहला। आगे आते हैं 65 नंबर सवाल कहता है कथन और कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को रियासती राजाओं को स्वतंत्र दर्जा दिए जाने का विचार पसंद नहीं आया, और ऐसा माना गया था कि उनके स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व से भारत के एक प्रगतिशील राष्ट्र बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला तो इसका दोस्तों बात तो सही है कथन, लेकिन कारण जो इन्होंने बात कहा है वह बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बातें नहीं हुई थी। आगे आते हैं, यानी जब इस तरीके का बात हो तो ए सही और आर गलत हो तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। और 66 नंबर हमारा सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो
पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो उसका नाम था धरसाना। ठीक है, क्या नाम था? धरसाना। धरसाना में उन्होंने धरना दिया था। ठीक है, वहीं पर उन्होंने सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। और आगे आते हैं भारतीय संघ में, यानी सवाल नंबर 67, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? पटियाला, ठीक है, या बड़ौदा, या बीकानेर, या उदयपुर। तो इसमें जो पहले जो आया था उसका नाम था बीकानेर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर किया था। जब देश आज़ाद हो गया था तब इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करवाया जा रहा था। जितने भी देसी रियासत है तो बीकानेर ने सबसे पहले किया था। उसके बाद आते हैं द्वैध शासन के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। बताना यह है कि कौन बातें जो है तर्क संगत नहीं है, कौन बातें गलत है। पहला, प्रांतीय स्तर पे विषयों का दोषपूर्ण विभाजन। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, हस्तांतरणीय विषयों के लिए वित्त का अभाव, वित्त मतलब पैसा, और नवनियुक्त मंत्री अनुभवहीन एवं अयोग्य थे। जब बिल्कुल सही है, नवनियुक्त मंत्री जो थे वह अनुभवहीन एवं अयोग्य थे, यानी यह जो बातें तर्क संगत नहीं है। ठीक है, यानी आंसर जो होगा इसका वह चौथा नंबर होगा। बाकी की तीन बातें सही हैं। आगे आते हैं और सवाल नंबर आज है हमारा अब 69 पे। ठीक है, आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द ओपन डोर, द न्यू डील, द ग्रेट डिप्रेशन, या फिर निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन मतलब बहुत बड़ी मंदी, विश्वव्यापी मंदी। ऑप्शन नंबर 3। अब देखो सवाल नंबर 70 पे आ गए, यानी अब हमारे पास 5 सवाल और बचे हैं। देखो इस तरीके, यह जो सवाल पूछा गया है यह हिस्टोग्राफी से पूछा गया है। हिस्टोग्राफी में पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा, बहुत चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से हिस्टोरियन ने इतिहास को लिखा है। आगे तो इसमें नाम देखो, एक तरफ हिस्टोरियन का नाम है, दूसरी तरफ हिस्टोग्राफी यानी उनकी विचारधारा का नाम है। पहला नाम है रजनी पाम दत्त। ठीक है, दूसरे हैं रणजीत गुहा, W हंटर और BD बसु। ठीक है, BD बसु नहीं, ये BD बसु हैं, DD बसु हैं। ठीक है, DD बसु हैं ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें से आपको मिलाना है। तो रजनी पाम दत्त के बारे में आप जानते होंगे कि रजनी पाम दत्त जो हैं वह मार्क्सवादी हिस्टोरियन हुए हैं। ठीक है, रजनी पाम दत्त क्या हैं? रजनी पाम दत्त राष्ट्रवादी तो कभी हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो रजनी पाम दत्त जब भी होंगे तो वह मार्क्सवादी होंगे, यानी आप देख लो ए का तीसरा। चलो ठीक है, रजनी पाम दत्त का नाम है, पूरा नाम आर पामे दत्त लिखा है ना, पूरा नाम याद रखना, रजनी पाम दत्त। ठीक है, इन्होंने इंडिया टुडे किताब लिखी थी, बहुत फेमस है, उससे सवाल पूछा जाता है। तो रजनी पाम दत्त मार्क्सवादी हैं। ए का तीसरा देख लो, या कहते ए का तीसरा यानी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, 2 और 4 तो नहीं ही होगा, यानी जब भी होगा 1 या चौथा होगा। उसके बाद रणजीत गुहा के बारे में याद रखो कि वह सबाल्टर्न हिस्टोरियन है, यानी उपाश्रयी जिसको हिंदी में बोला जाता है, यानी बी का चौथा होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा। उसके बाद सी में जो हिस्टोरियन W हंटर जो कि अंग्रेज़ हैं, और यह जब भी हिस्टोरियन होंगे तो यह साम्राज्यवादी होंगे। ठीक है, इम्पीरियलिस्ट हैं। और उसके बाद DD बसु जो हैं वह राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं। तो आइडिया से पूछा जाता है सवाल, मैंने बोला था हिस्टोग्राफी से। लास्ट का जो आपका यूनिट है यूनिट 10, उसमें हिस्टोग्राफी ही पढ़ना है। तो अभी हमने यूनिट 1 की ही शुरुआत की है, जिसमें 2 ही चैप्टर पढ़ा है, सोर्सेस और स्टोन एज अभी चल रहा है। लास्ट धीरे धीरे आएगा तो हम लोग यूनिट 10 में जब बात करेंगे हिस्टोग्राफी के बारे में भी। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल है हमारा, किस संदर्भ में सर्वोच्चता यानी पैरामाउंसी शब्द का प्रयोग किया गया था? पहला, ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासतों राजाओं के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए, या भारतीय रियासती राजाओं के संघ के स्वरूप का वर्णन करने के लिए, या ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नए विजयी क्षेत्र का वर्णन करने के लिए, या फिर भारतीय राजसी रियासतों को स्वतंत्र स्थिति की मान्यता को प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए पैरामाउंसी किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासती राजाओं के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए कि इन दोनों में सुपरमैसी किसका है, सर्वोच्चता किसका है, तो ब्रिटिश ताज का है।
ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 72 पे आते हैं, 72। भारतीय संविधान में राष्ट्र नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो जो इसका आंसर होगा, यह देखिए, यह पॉलिटिक्स किससे भी रिलेटेड है, यह पेपर 1 में भी इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, यह सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड है, हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए भी है। यह कॉमन सवाल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसका जो आंसर होगा वह होगा आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया था। उसके बाद आते हैं हम लोग सवाल नंबर 73 पे। ठीक है, 73 सवाल कहता है जैक्स डेरिडा के, ठीक है, जैक्स डेरिडा के विनिर्माण की पद्धति का यानी मेथड ऑफ डीकंस्ट्रक्शन का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? ऑफ ग्रामोटोलॉजी में, स्पीच एंड फिनोमेना है, या फिर राइटिंग एंड डिफरेंस में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ऑफ ग्रामोटोलॉजी में इसको प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एक उत्तर आधुनिकतावादी सम आलोचन नहीं है? जैक लुकान, हेडन वाइट, मिशेल फुको, ये सब हिस्टोग्राफी से रिलेटेड है। जब इतिहास लेखन पढ़ाऊंगा तो यह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैक्स डेरिडा, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा हेडन वाइट। ठीक है, हेडन वाइट जो है वह पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर नहीं है। उसके बाद लास्ट का सवाल आज का है, वह है कौन सा सही नहीं, इसमें आपको बताना है इतिहास लेखन के संदर्भ में डीडी कोशाम्बी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला, उनका लेखन पद्धति जो है एक प्रतिबिंबित करता है समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, पुरातत्व के साथ ऐतिहासिक अन्वेषण को जोड़ता है, या फिर उन्होंने भारतीय इतिहास के अति सूक्ष्म और भ्रामक काल विभाजन को स्वीकार किया है, उन्होंने राजवंशी तालिकाओं और विजयों के अभिलेखों को अस्वीकार कर दिया, और वह उत्पादन की पद्धतियों एवं सामाजिक संगठन के प्रकारों में अधिक रुचि रखता था। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें यह पता करना था कि सही नहीं कौन है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी उन्होंने भारतीय इतिहास के अति सूक्ष्म और भ्रामक काल विभाजन को स्वीकार किया, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, आज का जितना सवाल था मेरे ख्याल से वह सारे के सारे सवाल ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे एक नए साल के सवाल के बारे में। ठीक है, और उसमें आप प्रीवियस ईयर के ही सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइब कर लो और आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओ और अच्छे से तैयारी करो मेहनत करके। मैं कोशिश करूँगा हर एक चैप्टर को बारीकी से समझाने की। आप मेहनत करते चलेंगे हमारे साथ तो निश्चित तौर पे आपका जेआरएफ होगा। और यदि आप तैयारी करो तो आप अपने दोस्तों को भी वीडियोज़ को शेयर करो ताकि वो भी तैयारी कर सकें। ठीक है, और फिर मिलेंगे अब हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में। यदि आप उन वीडियोज़ को नहीं देखो जो पहले लेक्चर्स दिए गए हैं, उन सारे लेक्चर्स को जा करके आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लेना और उससे नोट्स तैयार कर लेना, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।